हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज जो हमने मॉर्निंग में वीडियोस डाली थी उसमें हमने आपको बताए थे कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस होती है और कौन कौन से आपके ऐसे रिसर्च एथिक्स हैं जो एक रिसर्चर को फॉलो करने चाहिए। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या एथिकल इश्यूज होते हैं इन द पब्लिकेशन ऑफ अ रिसर्च पेपर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं एक पब्लिकेशन में। अगर आप किसी पेपर का पब्लिकेशन कर रहे हो, वहाँ पे फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म, ऑथरशिप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फ्रॉडुलेंट पब्लिकेशन, डुप्लीकेट पब्लिकेशन एंड मल्टीपल पब्लिकेशन, ये आपको सारे केस देखने को मिल सकते हैं। एक भी आपके जो एथिकल इश्यूज हो सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन में। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये सब क्या हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए बेसिक रिसर्च मिसकंडक्ट क्या हो सकता है रिसर्च पब्लिकेशन में, जिसको हम आपके 3 कार्डिनल सिंस होते हैं उसके नाम से भी जानते हैं। इसमें हम FFP, जो आपका फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म होता है, आर द प्राइमरी कंसर्न है इन अवॉइडिंग रिसर्च मिसकंडक्ट। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फॉल्सिफिकेशन क्या होता है। फॉल्सिफिकेशन इज मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल्स, equipment or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record। इसका मतलब ये है आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है आप या तो उसको बिल्कुल ही ओमिट कर रहे हो या उसको आप मैनिपुलेट करके दिखा रहे हो, जिससे उससे आपके फॉल्स रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट कर रहे हो। तो ये फॉल्सिफिकेशन है। चेंजिंग और ओमिशन ऑफ रिसर्च सर्च रिजल्ट्स, अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझोगे तो ये चेंज है या किसी ओमिशन कर रहा है रिसर्च रिजल्ट्स का, ये होता है आपका फॉल्सिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन को आप सिंपल भाषा में समझिए। मानिए आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। मान लीजिए आप किसी क्लास का ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि मुझे इसमें से टॉप 20 स्टूडेंट्स का ऑब्जर्व करना है। मतलब आपको जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको ऑब्जर्व करना है, लेकिन आपने उसके लिए केवल जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब आपने जो टोटल सैंपल है वो अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं किया है, तो वो आपका फैब्रिकेशन होता है। फैब्रिकेशन आप ऐसी चीज़ें करके दिखाओगे जो आपने अपने रिसर्च वर्क के दौरान की नहीं हो, तो ये आपको लिखा हुआ है। अब जो प्लेगरिज्म, ये तो मोस्ट कॉमन होता है। प्लेगरिज्म क्या होता है, आप किसी और दूसरे रिसर्चर के वर्क को उसके कॉपी कर रहे हो या आप इसमें खुद के वर्क को भी कॉपी कर सकते हो, उसको हम सेल्फ प्लेगरिज्म बोलते हैं। अब जान लीजिए सेल्फ प्लेगरिज्म क्या होता है। सेल्फ प्लेगरिज्म जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो रिसर्चर ने पहले कभी कोई पेपर सबमिट किया है उसमें से ही उसने कुछ कॉपी कर लिया, वो आपका सेल्फ प्लेगरिज्म हो जाएगा। अब क्या क्या आपके प्लेगरिज्म में केस हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। सबमिटिंग समवन्स वर्क एज देयर ओन, जो किसी और का वर्क है आप उसको ओन वर्क करके दिखा रहे हो। टेकिंग पैसेजेस फ्रॉम देयर ओन प्रीवियस वर्क विदाउट एडिंग साइटेशंस, अगर आप साइटेशंस भी नहीं दे रहे हो कि आपने ये कहाँ से मैटर लिया है तो वो भी प्लेगरिज्म में आएगा। रीराइटिंग समवन्स वर्क विदाउट प्रॉपरली साइटिंग सोर्सेज, वो भी सेम बात है। यूजिंग कोटेशंस बट नॉट साइटिंग द सोर्सेज, आप कोटेशंस लिख रहे हो लेकिन उसका सोर्स आप उसमें नहीं दिखा रहे हो, तो ये सब आपका सेल्फ प्लेगरिज्म या प्लेगरिज्म के अंदर आ जाता है। अब ये भी अभी आपके बहुत सारे केस हैं कि आपके प्लेगरिज्म में आ सकते हैं। इंटरव्यूइंग वेरियस सोर्स टुगेदर इन द वर्क विदाउट साइटिंग, citing some but not all passages that should be cited, melding together cited and uncited, providing proper citations, inaccurately citing a source, relying too heavily on others pupil work। तो ये सब आपके किसके अंदर आएंगे, ये सब आपके प्लेगरिज्म के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल ऑफ प्लेगरिज्म क्या होता है। यहाँ पर कुछ आपको लेवल देखने को मिल सकती हैं। लेवल 0, जिसमें आप 10% तक सिमिलरिटीज अगर आपकी पाई जाती हैं किसी दूसरे रिसर्चर के वर्क के साथ, तो वहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं है, ये आपके यूजीसी के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है। लेवल 1 में अगर 10% से 40% के बीच में है तो वहाँ आपको क्या है, थोड़ी पेनल्टी दी जा सकती है। लेवल 2 में आपकी 40 to 60% और सिमिलरिटी अबव 60% में आपका लेवल 3 में आता है। अब देख लीजिए क्या क्या पेनल्टीज़ हैं। अभी जैसे 4 लेवल बताए थे, जो लेवल 0 में है उसमें कोई पेनल्टी नहीं है क्योंकि वहाँ आपकी अप टू 10% है, वो माइनर सिमिलरिटीज आपकी चल जाती हैं। लेवल 1 में 10% to 40%, तो वहाँ आपको सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट, वहाँ पर कुछ टाइम दे सकती है आपके यूनिवर्सिटी के जो भी मेंबर हैं, वो आपको एक टाइम देंगे कि आपको अपनी रिवाइड स्क्रिप्ट देनी है अगर आपकी जो फाइल है वो प्लेगरिज्म में पकड़ी जाती है। लेवल 2 के अंदर 40 to 60% है।
इसको 1 साल का टाइम देता है। अगर लेवल 1 में पकड़ा जाएगा तो वहाँ 6 मंथ का, और यहाँ लेवल 2 में तो 1 साल का। लेवल 3 में उसका आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है अगर लेवल 3 में वो पकड़ा जाएगा तो। मतलब अगर 60% से ज़्यादा कॉपीड है तो ये ज़्यादा आप उसके लिए आपका यहाँ पे हार्मफुल रहेगा। ऑथरशिप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एथिकल इशू होता है किसी भी रिसर्च एथिक्स में। ऑथरशिप क्या होती है? एक रिसर्च पेपर में या तो एक ही ऑथर कंट्रीब्यूट कर सकता है या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जो मेन ऑथर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें जितने भी ऑथर्स यूज किए गए हैं सबका उसमें साइटेशन होना चाहिए। द लिस्ट ऑफ ऑथर एस्टेब्लिशेस अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज क्रेडिट। तो जितने भी ऑथर्स का नाम आएगा उन सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी और उन सबको क्रेडिट मिलेगा। Policies of most research journals state that a person should be listed as the author of a paper only if that person made a direct and substantial intellectual contribution to the design of the research। ये क्या बात कह रहा है कि केवल उसी को ऑथर के रूप में दिखाना है जिसने किसी रिसर्च वर्क में डायरेक्ट एंड जो सब्सिक्वेंटल काम किया हो। कंट्रीब्यूटर हु ओनली पार्शियली मीट द 3 क्राइटेरिया सेट अबव शुड बी मेंशन्ड इन द एक्नॉलेजमेंट सेक्शंस ऑफ द पब्लिकेशन। ठीक है, कैन बी एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में जो भी आपके वो पर्सन्स आते हैं जिसने किसी भी तरह से आपके रिसर्च वर्क में हेल्प किया, आप वहाँ उनको थैंकफुल दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑथरशिप में आपके 2 तरह के ऑथर हैं। एक हैं आपके गेस्ट ऑथर, एक हैं आपके घोस्ट ऑथर। गेस्ट ऑथर क्या है? हु इज़ नेम्ड एज एन ऑथर बट हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन अ मीनिंगफुल वे। ये ऐसे आपके मेहमान के रूप में हो गए, वो है। घोस्ट ऑथर वो हैं जो कि आपके सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन जिन्होंने रिसर्च में किया है बट इज नॉट नेम्ड एज एन ऑथर। तो आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, गेस्ट ऑथर और घोस्ट ऑथर। नेक्स्ट हमारा है ऑथर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑथर की हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद में बात करेंगे कि उसको इंश्योर वर्क करना है कि जो न्यू है और ओरिजिनल रिसर्च है। ऑल ऑथर्स आर अवेयर ऑफ सबमिशन एंड एग्री विद कंटेंट एंड सपोर्ट सबमिशन। एग्री डेट द मैन्युस्क्रिप्ट कैन बी एग्जामिन्ड बाई एनोमिनियस रिव्यूअर्स। Provide copies of related work submitted or published elsewhere। Obtain copyright permission if figures include proper affiliation। तो ये सब ऑथर के आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे तो इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि वाई एथिकल मिसकंडक्ट अकर। अब आपको अभी हमने इतना सारा बता दिया है कि ये एथिकल मिसकंडक्ट हैं वो क्यों अकर होते हैं, तो इसके क्या क्या रीज़न है। एकेडमिक करियर प्रेशर होता है। एकेडमिक करियर प्रेशर का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, रिसर्चर के पास टाइम कम होता है, उसको अपना रिसर्च वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होता है। तो उस प्रेशर से बचने के लिए वो ये जो प्लेगरिज्म है, फॉल्सिफिकेशन है, फैब्रिकेशन जैसी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। पब्लिकेशन प्रेशर भी होता है कभी कभी कि पब्लिकेशन वाले जल्दी करते हैं कि आप अपना रिसर्च पेपर जल्दी लेके आओ, तो वहाँ भी ये जो आपका रिसर्चर है वो गलत प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकता है। पर्सनल डिजायर फॉर फेम और प्लम पोजीशंस। कभी कभी रिसर्चर की पर्सनल डिजायर होती है फेम के लिए, जिसकी वजह से वो गलत कामों में एंगेज हो जाता है। फाइनेंशियल गेन के लिए ऐसा कर सकता है। इनएबिलिटी टू डिटरमाइन राइट फ्रॉम रॉन्ग। कभी कभी उसको सही और गलत का अंदाज़ा नहीं लगा पाता है, तो उस वजह से ऐसा कर सकता है। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं एथिकल मिसकंडक्ट के। अगर एथिकल मिसकंडक्ट करोगे तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कुड मीन द एंड टू करियर एज ए रिसर्चर। अगर आपने ज़्यादा सीरियस कोई ऐसा काम कर दिया तो आपका जो रिसर्चर का करियर है वो भी एंड हो सकता है। डिसमिसल फ्रॉम फैकल्टी, रिजेक्शन ऑफ रिसर्च ग्रांट्स, ब्लैक लिस्ट हो सकते हो आप। फैब्रिकेटर्स में हैव प्रीवियसली अर्नड एकेडमिक अचीवमेंट टेकन अवे। अगर आपने कोई प्रीवियसली अचीवमेंट लिया है तो आपको वो भी आपसे जब्त कर ली जा सकती है। अब यहाँ पर एक कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स बनाई गई है, उसका क्या काम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हुज मिशन इज टू डिफाइन बेस्ट प्रैक्टिस इन द एथिक्स ऑफ स्कॉलरली पब्लिक एंड टू असिस्ट एडिटर पब्लिशर एक्सेट्रा। ये आप पढ़ लीजिए, अगर इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हो। इसकी एक मीटिंग होती है जो कि 4 टाइम्स इन ईयर होती है यूके में एंड वंस अ ईयर इन नॉर्थ अमेरिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसकी फुल फॉर्म और ये क्या काम करती है और इसकी क्या मीटिंग होती है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमेटी ऑन पब्लिक एंड एसेंस। ये उसके कुछ काम दिए हुए हैं कि क्या क्या करते हैं, इनको भी पढ़ लीजिए एक बार। टू आइडेंटिफाई द को ऑथर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स,
requiring authors to commit that no one who satisfy authorship criteria has been kept out, requiring authors to list their exact contribution, publication declared, कीपिंग द नंबर ऑफ ऑथर्स, लिमिटिंग द नंबर ऑफ ऑथर्स। तो ये सब आपकी जो कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स है, ये सब उसमें बताया जाता है कि ऑथर्स को कैसे अपना उसमें नाम लिखना है, कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना है, और वो आपके कैसे उसको लिमिट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑथर्स को, ये सब आपका इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये जब अराइज होता है वेन एवर देयर इज एनी पोटेंशियल बाइट डेट कुड अफेक्ट रिसर्चर वर्क, जो कि आपकी रिसर्चर के वर्क को इफेक्ट कर सकती है, ऐसी कोई भी बाइस, वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर इनएविटेबल इन एन एकेडमिक कैरियर। इनएविटेबल का मतलब ये है आप इनसे बच नहीं सकते हो, एंड इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्चर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल और एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द 6 P's इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 P's क्या क्या होते हैं? पब्लिक ड्यूटी वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट, पोटेंशियलिटीज, परसेप्शन, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रोमिसेज। तो ये आपको 6 P ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। वाई ऑथर्स मस्ट डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसर्चर्स के सामने। जो ऑथर्स हैं उनको अपना डिस्क्लोज ऑफ इंटरेस्ट क्यों उसमें दिखाना चाहिए? व्हेन डिक्लेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिसर्चर्स आर एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट। अब इसका मतलब ये है कि आपको कभी कभी रिसर्च के बीच में कहीं से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, असिस्टेंस मिलती है, तो आप उसका उसमें जिक्र नहीं करते हो, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को राइज कर सकता है। इसलिए ऑथर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपको असिस्टेंस मिली है या कहीं से भी आपको हेल्प मिली है, आपको उसको अपने रिसर्च वर्क में दिखाना होगा। रिसर्चर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द रोल ऑफ द फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और a sponsor in the study design and conduct, data collection, analysis and interpretation, review and final approval। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन बेहद पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।